सिक्स क्लास के प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त, उसका अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अभ्यास में सबसे पहले है कहानी से। प्रश्न 1, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर, चिड़िया के अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे इत्यादि। वे इन सवालों का उत्तर जानना चाहते थे, लेकिन उत्तर देने वाला कोई नहीं था। इसलिए वे दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। प्रश्न 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आएंगे, इसलिए केशव ने श्यामा से चिथड़े होते हैं पुराने कपड़े, मंगवाकर उनकी गद्दी बनाई और उसे अंडों के नीचे रख दिया तथा उन्हें धूप से बचाने के लिए टोकरी को टहनी से टिकाकर उन पर छाया कर दी। चिड़िया के बच्चों की भूख मिटाने के लिए उसने दाना पानी मंगाकर घोंसले के पास रख दिया। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो चिड़िया के अंडों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वे नादान थे। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी। रक्षा के प्रयास में केशव और श्यामा ने उन्हें छूकर गंदा कर दिया। फलस्वरूप चिड़िया उन्हें गिराकर उड़ गई, अतः उन दोनों ने नादानी में हत्या कर दी। कहानी से आगे। प्रश्न 1, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर, केशव और श्यामा ने यह अनुमान लगाया कि अंडों को तिनकों पर कष्ट होता होगा तथा कार्निश पर उन्हें धूप भी लगती होगी। उन्होंने सोचा कि चिड़िया अकेले उनके लिए दाना पानी नहीं जुटा सकती। यदि हम उस जगह होते तो अनुमान लगाते कि चिड़िया और बच्चे भूखे होंगे और उनके लिए दाना पानी रखने के बजाय जमीन पर बखेर देते ताकि चिड़िया स्वयं उठा ले जाती। हम उनके पानी का प्रबंध करने का प्रयास भी करते। प्रश्न 2, मां के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? मां के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर, मां के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर निकल आए, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे चिड़िया के बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते थे। मां के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। प्रश्न 3, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, इस कहानी में बच्चों के बचपन की नादानियों के बारे में बताया है, इसलिए मैं इसे बचपन की नादानियां या बच्चों की नादानी शीर्षक देना चाहूंगा या चाहूंगी। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। उत्तर, चिड़िया के अंडे देने और उन्हें सेने का भी समय होता है। चिड़िया प्रायः गर्मियों में ही अंडे देती व उन्हें सेती है। यदि
सर्दी या बरसात के दिन होते तो ना चिड़िया कार्निस पर बैठती और ना ही हमारे मन में उसके अंडों को देखने की उत्सुकता पैदा होती। प्रश्न नंबर 2, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़ियां वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहां गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। उत्तर, केशव और श्यामा की नादानी के कारण चिड़ियों के सारे अंडे नष्ट हो गए। दोनों चिड़ियां वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। उन्होंने किसी पेड़ या किसी दूसरे स्थान पर घोंसला बनाया होगा। प्रश्न 3, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। एक बार मेरे घर में एक बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया। तब मेरे मन में बिल्ली के बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। उन्हें बार बार देखना मुझे अच्छा लगता था। मैं मां से छुप छुप कर कटोरी में दूध और थोड़ी सी रोटी उनके पास रख आता था। बिल्ली डर के कारण अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता? अब आते हैं भाषा की बात। प्रश्न 1, श्यामा मां से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग मां के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। ये जो नीचे दिया गया है, एक अंश दिया गया है, इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उनको आपने रेखांकित करना है। ठीक है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो या दे सकते हैं? तो इसमें आपने जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो ढूंढने हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है। वैसे पुरुषवाचक सर्वनाम का यहां बताया हुआ है, क्या बताया है? जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन फिर भी हम सर्वनाम के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, उसका, उन्होंने आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा, मेरा आदि, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले अर्थात दूसरे के लिए करता है, वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा आदि। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। संस्कृत में इसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। ठीक है।
जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, जैसे वे, वह, उसने, ये, इसने, उसने, उन्होंने आदि। ठीक है। उत्तम पुरुष अपने लिए, मध्यम पुरुष दूसरे के लिए और अन्य पुरुष किसी तीसरे के लिए। समझ गए? अच्छा, अब जो प्रश्न में हमें वाक्य दिया था उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। उनको हमने क्या करना है, रेखांकित करना है। तो उत्तर है, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, ये जो उन्होंने है ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये किसके लिए लगा है, दीपू और नीलू के लिए। उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। उनकी, किसकी, दीपू और नीलू की ओर। पास आकर उसने, अब ये उसने किसके लिए लगा है, ये लगा है लंबे आदमी के लिए। ठीक है। बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। क्या आप कौन, दीपू और नीलू, मुझे कौन, लंबा आदमी, मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। आगे है प्रश्न 2, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहां रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। ठीक है। विशेषण, अब जैसे ऊपर दिया तगड़े बच्चे, बच्चे कैसे हैं, तगड़े हैं, बच्चे की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है। सब्जी कैसी है, मसालेदार है, गुण बता रहा है। अंडा कैसा है, बड़ा है। ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर जो है उसके लिए भी यही जरूरी है कि हमें विशेषण का पता होना चाहिए और गुणवाचक विशेषण का भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो विशेषण होता क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता में क्या क्या आता है, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि। ठीक है। बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। ठीक है। सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला विशेषण। ठीक है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो शब्द विशेष्य। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है, विशेषण। गीता कैसी है, सुंदर है। कौन सुंदर है, गीता, तो गीता क्या है, विशेष्य। ठीक है। गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है। गुण और दोषों का जिससे पता चले, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, लाल, हरा, पतला, मोटा, गोल, सुडौल आदि। समझ गए? तो ये है गुणवाचक विशेषण। अब क्या है कि अब हम उत्तर लिखते हैं कि गुणवाचक, 4 गुणवाचक विशेषण लेने हमने और उनके वाक्य बनाने हैं। पहला है अच्छा, ये गुणवाचक विशेषण है। रिधिमा एक अच्छी लड़की है। रिधिमा कैसी है, अच्छी लड़की है। पतला, यह पतला कपड़ा जल्दी फट जाएगा। कौन सा कपड़ा जल्दी फट जाएगा, पतला कपड़ा। हरा, पेड़ के पत्ते हरे रंग के हैं। पत्ते किस रंग के हैं, हरे रंग के। शांत, मेरे पिताजी शांत स्वभाव के हैं। पिताजी का स्वभाव कैसा है, शांत। ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 3, क, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक
क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। ठीक है, कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। ठीक है, जैसे झुंझलाकर, इसके बाद कौन सी क्रिया है, कहा, तो क्रिया से पहले आया कर वाले क्रिया विशेषण। ठीक है, इसी तरह सूरत बनाकर बोला, बनाकर बोला, बोला क्रिया आ गई और बनाकर आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, अच्छा, यहां पे भी आपको बोला है कि तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों को का वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, ये क्रिया विशेषण है, झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर। इनकी आपने क्या करना है, कोई वाक्य बनाने हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सोहन सुंदर लिखता है, इसमें सुंदर क्रिया विशेषण है क्योंकि यह लिखने की विशेषता प्रकट कर रहा है कि सोहन कैसा लिखता है। लिखना ये क्या है, क्रिया है, तो सोहन जो लिख रहा है वो कैसा लिख रहा है, सुंदर। तो ये सुंदर जो है किसकी विशेषता बता रहा है, लिखने की। ठीक है, इसी तरह पायल यहां रहती है, पायल कहां रहती है, यहां रहती है। अनिकेत प्रतिदिन पढ़ता है। ठीक है, तो अनिकेत कैसे पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन शब्दों से क्रिया के करने या संपन्न होने के तरीके, विधि, रीति का बोध हो वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, मैं ये काम धीरे धीरे कर रहा हूं, जल्दी, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अब उठता कैसे हूं, जल्दी, तो जो तरीका है वो कैसा है, जल्दी है। ठीक है, रोज, कदाचित, अचानक, सचमुच, संभव है, बेशक आदि, ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ गया, मतलब जो क्रिया के करने या संपन्न होने का तरीका है उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्तर। झुंझलाकर, मालिक झुंझलाकर बोला कि तुम सदा देर से क्यों आते हो। बनाकर, मां खाना बनाकर चली गई। घबराकर, पुलिस को देखते ही सब घबराकर भाग गए। टिकाकर, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। गिड़गिड़ाकर, नौकर ने गिड़गिड़ाकर मालिक से माफी मांगी। ठीक है, समझ गए, हो गए। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। ठीक है, तो ये अगर इसको हम बिना इसमें विराम चिन्ह नहीं लगे हैं, ठीक है, विराम चिन्ह लगाना मतलब पंक्चुएशन। ठीक है, इंग्लिश में पंक्चुएशन करते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, एक्सक्लामेशन, ये सारे के सारे क्या है आपके पंक्चुएशन या विराम चिन्ह। तो अगर हम इसको ऐसे पढ़ें, क्योंकि इसमें कोई विराम चिन्ह नहीं लगे हैं, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या दूं, भूख लग आई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहें तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे देखें तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। अब जैसे इसको पढ़ा, क्योंकि इसमें कोई विराम चिन्ह नहीं लगे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये अधूरा है। ठीक है, तो अब इसका उत्तर देखते हैं, कहां कहां पे हम विराम चिन्ह लगाएं ताकि ये अर्थपूर्ण बने।
उसी समय एक खुमचे वाला जाता दिखाई दिया, पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, यहां भी पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, खुमचे वाले, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, खुमचे वाला, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, कहिए क्या दूं, प्रश्नवाचक। भूख लग आई ना, यहां भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं, पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मोटे राम, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, अबे क्या कहता है, ये भी क्या है, क्वेश्चन है तो पूर्ण विराम। यहां क्या किसी साधु से कम है, पूर्ण विराम। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, पूर्ण विराम। देखें तो, कॉमा, वहां क्या रेंग रहा है, पूर्ण विराम। मुझे भय होता है, फिर पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब अगर इसको हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ही, ये हमें रुकने के लिए कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है वो चीज सारी बता रहा है, जिससे कि ये एक तरह से अर्थपूर्ण बन गया है। समझ में आया? अच्छा जी, अब आते हैं आगे। कुछ करने को, गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियां होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है? अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। यहाँ पे क्या है, पत्र लेखन। ठीक है, आपको बताया पत्र कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर एड्रेस जिसको भेजा जा रहा है, मकान मैंने यहाँ दिया है, मकान नंबर 35/2, रामनगर, वार्ड नंबर 8, शिमला, 3 मई 2020। शुरू कैसे करेंगे? आदरणीय बुआ जी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं तथा भगवान से आपकी कुशलता की कामना करते हैं। आजकल हमारे विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। दिन में तो इतनी धूप होती है कि घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। पूरा दिन घर पर बिताना भी कठिन हो जाता है। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मैं प्रातः काल सैर करने जाता या जाती हूँ। थोड़ी देर व्यायाम भी करता या करती हूँ। नहा धोकर स्कूल का गृह कार्य करता या करती हूँ। फिर माँ के कामों में हाथ बंटाता या बटाती हूँ। दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाता या जाती हूँ। शाम को आधा घंटा खेलता या खेलती हूँ। इस प्रकार मेरा दिन बीत जाता है। अगर आप कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ आ जाएं तो बहुत मजा आएगा। फूफा जी को सादर प्रणाम। आपका प्यारा भतीजा या आपकी प्रिय भतीजी, क ख ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क ख ग क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जाम में, परीक्षा में नाम वगैरह नहीं लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया आपका कुछ करने को, जो अभ्यास का एक पार्ट है। ठीक है, प्यारे बच्चों, आपका ये अध्याय और इस अध्याय के अभ्यास जो है यहीं समाप्त होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट भी लिखें, लाइक भी करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है और इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं जिसको हम आगे इम्प्रूव करें। धन्यवाद।